प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का शेष प्रश्न जो पिछले वीडियो में रह गए थे, यानी तीसरा प्रश्न। यानी हमने क्या किया था, हमने इस प्रश्नावली को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तो पहला दूसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें हमें समीकरण भी बनाने हैं और उसे सॉल्व भी करके दिखाना है, तो इसलिए मैंने इसे बाद के लिए छोड़ा था। ठीक है, तो आज हम उसे ही करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो फर्स्ट हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है जो हमने आफ्ताब के आयु वाला किया था ना, सेम वैसे ही हमें समीकरण बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 यानी दो संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, और इसे हम बड़ी मान सकते हैं, चलो बाद में देखेंगे। और माना दूसरी संख्या बराबर y। अब जो प्रश्न में हमें क्या रखा है कि प्रश्नानुसार फर्स्ट दो हिस्सों में बांट लो प्रश्न को, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यानी दो संख्याएं, यानी इन दोनों संख्याओं को अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी इन दोनों संख्याओं को हम माइनस करेंगे। भाई बड़ी कौन सी होगी, बड़ी किसी एक को बड़ी मान लो, इसे बड़ी मान लो और इससे छोटी मान लो। ठीक है, छोटी ब्रैकेट में करके लिख लो। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। यानी x में अगर हम y घटाएंगे तो आंसर आएगा 26। यही हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, समझ में आया ना। अब ऐसे ही हम दूसरा समीकरण ऐसे ही बना लेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, हम डरते हैं बस प्रश्न करने से। ठीक है, बहुत आसान होता है। प्रश्नानुसार सेकंड, अब इसमें कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। यानी जो पहली संख्या है, यानी पहली संख्या बड़ी कौन सी है, वही तो 3 गुणी होगी। पहली संख्या कोई सी भी संख्या, कोई सी नहीं मतलब बड़ी संख्या, पहली संख्या बराबर है दूसरी संख्या की 3 गुणी है। यानी पहली संख्या क्या है, x है, वह है, दूसरी संख्या क्या है, y है, उसकी 3 गुणी यानी गुणा 3, यानी क्या हो जाएगा x बराबर 3y। अब इसे एक समीकरण के रूप में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, क्योंकि इधर ले जाएंगे इसे हम। पहले x का पद होता है, फिर y का पद होता है, फिर बाद में बराबर से उधर अचर पद हम कर लेते हैं, वहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड समीकरण है। हमने बस 3y को इधर लेके आ गए हम। ठीक है, तो माइनस का 3y हो जाएगा। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 क्या है कि x माइनस वाई बराबर 26 है। ठीक है, तो x बराबर 26 प्लस y हो जाएगा, और ये बस चिन्ह का ध्यान रखना है आपको। ये तीसरा समीकरण है हमारा। ठीक है, y को उधर लेके चला गया, तो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना पड़ता है। प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण हमें मिल चुके हैं। ठीक है, समीकरण 1 से हमने ये कर लिया। अब समीकरण 1 से ज्ञात किया है, तो 2 में मान रखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बस समीकरण नंबर 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है कि x माइनस 3y बराबर 0, तो x यानी 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। अब ये उल्टे चिन्ह है, घट जाएंगे। ये कह रहा है मेरे पास एक y है, कह रहा है 3y है, उल्टे चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का है। उल्टे चिन्ह होते हैं तो हम करते हैं उन्हें घटा। ठीक है, घटाते हैं उन्हें, तो ये हो जाएगा, और संख्या को उधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और माइनस का 2y, क्योंकि 3 बड़ा है 1 बड़ा नहीं है। मतलब चिन्ह को ध्यान नहीं देना, बस संख्या को ध्यान देखो, 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, उसके बाद कौन सा साइन है, माइनस का। तो इसलिए हम, ये ट्रिक है एक इसे करने की। ठीक है, तो इसलिए हम उसका चिन्ह रख लेते हैं माइनस का। ठीक है, और बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का 26, तो माइनस से माइनस कटा, y बराबर 26/2, और 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी y बराबर निकला है 13। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख लो, आसान रहेगा। ठीक है, किसी भी समीकरण में रख के कर सकते हो, समीकरण 3 में रखने पर किसी भी समीकरण में रख लो। ठीक है, तो आसान इसी में रहता है, बस चाहे आप ट्राई करके देखना किसी भी और समीकरण में। x बराबर 26 प्लस y, और x बराबर 26 और प्लस 13, यानी x बराबर 26
6 7 8 9 और 2 और 1 3, तो 39 हो गया। यानी हमारा x बराबर क्या निकला है, x बराबर 39 निकला है और y बराबर निकला है 26। अब x हमने क्या माना था कि अतः पहली संख्या हमारी x थी, अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर हमारी क्या है 26 है। ठीक है, अब ये प्रश्न में क्या रखा था, देखो जैसे जैसे प्रश्न में क्या रखा था, हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है। हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और अगर हमें चेक करना हो कि हमने ये क्वेश्चन अभी किया है हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हमने प्रश्न में क्या रखा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 26 है क्या, 39 में से 26 गए, y का तो 13 निकला था ना, तो 13 निकला था इसका। ठीक है, 13 निकला था, तो 13 कर लो। ठीक है, 13 कर लो इसे, ये गड़बड़ हो गई बट कर लिया होगा आपने, मुझे पता है। ठीक है, तो 39 में से 13 गए तो क्या बचेगा, 13 में से 39 में 13 गए, 6 बचा और 2 बचा, 26 है। दोनों संख्या का अंतर क्या है, 26 है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की, यानी 13 दूनी 26, 13 39 भाई 13 में 3 की गुणा करके 39 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। अतः ये सही है वैसे। ठीक है, समझ में आया ना, कोई भी डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना। ठीक है, इस तरह हम चेक कर लेंगे। अब ऐसे ही करेंगे हम अगला प्रश्न। अब सेकंड हमें दिया गया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बस यही दे रखा है। अब संपूरक कोण आपको पता होने चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। संपूरक कोण उन्हें कहते हैं संपूरक कोण, जिनके दो कोण ऐसे होते हैं जिन दोनों को जोड़कर क्या आए, 180 डिग्री आए। ठीक है, ऐसे संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिन दो कोणों को जोड़कर 180 डिग्री आए। और एक इसके अलावा होता है कोटिपूरक कोण। ठीक है, ये आपने 8वीं क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, कोटिपूरक, इनमें दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री। इस बार संपूरक आया है, जैसे मान लो कि बोर्ड एग्जाम में कोटिपूरक दे दिया तो आपको 90 डिग्री करना है, इन दोनों का योग यानी 90 डिग्री। दो कोण, दो हिस्सों के कोण होते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि 50 किन दो रुपयों को मिलकर बनता है। ठीक है, कुछ भी आप क्या कहोगे, 20 और 30 मिलकर भी 50 बनते हैं, और 25 और 25 मिलकर भी 50 बनते हैं, और 35 और 15 मिलकर भी 50 बनते हैं। तो ऐसे ही दो कोण जिनको मिलकर 180 बन रहे हैं, कोई भी दो हो सकते हैं, बस वे हमें ये नहीं पता, वही हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना है कि माना बड़ा संपूरक कोण, बड़ा या फिर माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, और माना छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब हमें पता है कि संपूरक कोणों का ज्ञात है, लिख लेंगे इसे, ज्ञात है कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। यही तो है, यही हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, एक हिंट हमें प्रश्न में भी दे रखा है कि दोनों संपूरक कोण है, यानी संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा पहला समीकरण है। अब जो क्या रखा है, हमें क्या रखा है कि कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार बड़ा कोण बराबर है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक का साइन यानी प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो बड़ा कोण कौन सा है, x डिग्री, और बराबर छोटा कोण कौन सा है, y डिग्री, और उससे 18 डिग्री अधिक है। तो इसे हम समीकरण के रूप दे देंगे कि x डिग्री और प्लस नहीं, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का y डिग्री और बराबर 18 डिग्री। ये हमारा सेकंड समीकरण है। ठीक है, अब हम किसी भी एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे चर के रूप में। किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में हम ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करेंगे हम कि समीकरण, इस बार मैं सेकंड से कर रहा हूँ, मुझे आसान दिख रही है सेकंड से, कि इसी से ही सीधा x का मान ज्ञात कर रहा हूँ कि x बराबर 18 प्लस y। ठीक है, x डिग्री बराबर 18 डिग्री प्लस y डिग्री, ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो गया, तो ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, सेम हम वही करते हैं कि जिस समीकरण से हमने मान ज्ञात किया उससे अगले समीकरण में इस मान को रखना होता है। तो हम क्या करेंगे कि x का मान सेकंड से ज्ञात किया है, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर
ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यानी x + y = 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा x की जगह में क्या करना है 18 डिग्री + y डिग्री, दोनों सब डिग्री डिग्री में ही है, एक आधा छूट जाए तो कोई दिक्कत मत मानना, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो बस हमने क्या करा कि x की जगह ये रख लिया। तो यानी यहाँ संख्या को संख्या के पास और चर को चर के साथ सॉल्व करो तो ये प्लस का 1y यानी प्लस के 2y हो जाएंगे और बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 180 में से 18 गए तो क्या बचेगा 162 बचेगा, यानी 2y बराबर 162 डिग्री, डिग्री कर लो, और y डिग्री बराबर 162/2, 2 8 16 और 2 × 2 यानी 81 आया है y का मान। y यानी 81 डिग्री का बैठेगा। ठीक है, अब इस y का मान, दूसरा मान भी तो ज्ञात करना है, दूसरा कोण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3, तो ये हमारा है कि सॉरी गड़बड़ हो रही है कि x बराबर 18 + y। ठीक है, तो x बराबर सब डिग्री डिग्री है, तो x बराबर 18 + 81, और 81 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, तो यानी 99 होगा, और 8 और 1 9 यानी x बराबर 99 डिग्री। और यही हमारा हम बस सीधे से पहले लिख लो x बराबर 99 और y बराबर 81, यानी जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमारा 99 डिग्री है संपूरक कोण, और संपूरक कोण में बड़ा कोण, और छोटा कोण जो है वो कितना डिग्री है 81 डिग्री है। अब जो प्रश्न में क्या रखा है कि दोनों, देखो हम चेक कैसे करेंगे, प्रश्न में क्या रखा था कि दोनों कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री है 18 डिग्री अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर, यानी 99 में से अगर हम 81 घटाएंगे तो 18 आना चाहिए, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, तो 18 आया, तो यानी हमारा आंसर सही है। इस तरह हम चेक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं इसका थर्ड। तो थर्ड हमें दिया है कि एक जो क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम हमें वैसे ही करना है जो हम पहले कर चुके हैं। बल्ले और गेंद की बात की गई है कि माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपये है, और माना एक जो गेंद है, गेंद तो दे रखी है, गेंद का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब जो प्रश्न अनुसार है 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो प्रश्न को, प्रश्नानुसार जैसे हमने आफ्ताब वाले में किया था। ठीक है, प्रश्नानुसार 1 कि जो हमें दे रखा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, यानी 7 बल्लों का मूल्य कर लो। चलो 7 बल्लों का मूल्य पहले निकाल लो। एक बल्ले का x है, 7 बल्लों का कितना 7x। अगर एक बल्ला 1 रुपये में है, 7 बल्ले 7 रुपये में, एक बल्ला 2 रुपये में है, 7 बल्ले 14 रुपये में, तो आपने क्या कर रहे हो, आप एक बल्ले में 7 बल्लों की मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यानी सिंपल वही तो करना है हमें, 7 बल्लों का मूल्य ज्ञात करना है, तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे ना कि एक बल्ले का मूल्य में, तो x रुपये है तो 7x हो जाएगा ना, तो 7x रुपये। और ऐसे ही 6 गेंद है ना, 6 गेंदों का मूल्य बराबर 6y रुपये। अब प्रश्न में क्या रखा है कि जब 6 बल्ले मतलब 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी तो 3800 रुपये दिए थे, तो यानी 6 बल्लों का जो मूल्य बैठा और 6 गेंदों का जो मूल्य बैठा टोटल कर 3800 रुपये आ रहा है। यानी इन दोनों को जोड़कर, जब दोनों एक चीज़ एक साथ खरीदेंगे ना, तो दोनों को पैसों को जोड़कर 3800 रुपये बैठ रहे हैं। तो यानी 7x + 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार 2, प्रश्नानुसार सेकंड हिस्सा हमारा क्या है कि बाद में उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी, कि 3 बल्लों का मूल्य निकालो। अब बल्लों का मूल्य, 3 बल्लों का मूल्य 3x हो जाएगा। ठीक है, और 3 बल्ले और क्या 5 गेंदें, 5 गेंदों का मूल्य 5y रुपये हो जाएगा। अब जब ये दोनों एक साथ खरीदे तो खरीदे 1750 रुपये में। ठीक है, यानी 3x यानी जो 3 बल्लों का मूल्य है
प्लस 5 गेंदों का मूल्य यानी 5y, दोनों को टोटल कर कर क्या आ रहा है 1750 आ रहा है। हमें एक बल्ले और एक गेंदे का मूल्य ज्ञात करना है, तो ये हमारा सेकंड समीकरण है। तो किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लो, तो वही समीकरण 1 से कर लो, चाहे समीकरण 1 से, ठीक है। 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। तो 7x और बराबर 3800 और माइनस 6y और बटे में हो जाएगा, बटे में क्यों, क्योंकि मैं इधर 7 गुणा में है ना ये, तो मैं सीधा इधर लेके जा रहा हूँ, तो बटे में 7 हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड समीकरण हो गया, ठीक है। तो बस इसे हमने कर लिया। अब इसके हिसाब से ही आगे का प्रोसेस हम क्या करेंगे कि जब हम जिस चर से हमने मान ज्ञात किया है उससे दूसरे समीकरण में रखना है। तो x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, तो जब हम 2 में रखेंगे, 2 में से तो हाँ 2 में रखेंगे, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसमें हमें x का मान रखना है, यानी 3 गुणा 3800 माइनस 6y, ये पूरा ब्रैकेट में कर दो, बटे 7 और ब्रैकेट प्लस 5y इधर चली रहा है बराबर 1750 हो जाएगा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कट तो रहा नहीं है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 0 0 3 0 0 3 8 2 16 24 का 4 कहाँ से लगा 2 8 3 3 9 10 11, तो 11 हो गया 11,400 और माइनस 6 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750 आ रहा है। बटे में से यहाँ तो बटे में है मगर यहाँ बटे में नहीं है, तो बटे में रख लिया, निकाला एलसीएम 7 आएगा। 7 से 7 को भाग करिए 1 की गुणा, 1 से 7 को भाग करिए 7 की गुणा, तो 11,400 और माइनस 18y और प्लस 5 7 35 y और बराबर 1750, बटे में 1 लगा देंगे। अभी वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वज्र गुणा जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 11,400, उल्टे चिन्ह है y वाले तो घट जाएंगे, 35 में से 18 गए, तो 35 में से जब 18 गए तो 18 दूनी 36 यानी 17 बचेगा, तो ये बचेगा प्लस का वो भी 17 क्योंकि 35 बड़ा है, ठीक है। 17 बचेगा, 17y और बराबर 7 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 700, 7 मुझे 35 का 5 का से लगा 3, 7 7 49, 50 51 52 का 2 का से लगा 5 और 7 3 7 8 9 10 11 12, तो 12,250 आया। अब 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। अब जब इसमें हम घटाएंगे तो आंसर आएगा 17y बराबर, जब घटाएंगे तो आंसर आएगा 850 आएगा, हाँ 850 ही आएगा, ठीक है। अब 850 y बराबर 850 बटे 17 काट देंगे, तो जब कटेगा 17 कम से कम 24 17 5 85, तो कटेगा 50 पे, तो y का मान निकला है 50। अब इसका मान हमें किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में रख लो, ठीक है, ताकि x का मान ज्ञात हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि y का मान हमारा 50 आया ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब हम y का मान रखेंगे सबसे पहले समीकरण नंबर 3 उतारो। क्या था हमारा समीकरण नंबर 3 की x बराबर, ये था हमारा 3800 माइनस 6y और बटे में 7, तो इसमें क्या करना है कि x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7, तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो x बराबर 3800 माइनस 5 30 यानी 300, 3800 माइनस 300, ठीक है, हो जाएगा। तो ये बटे में हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 5 35 36 38, ठीक है जी। तो x बराबर 3500 बटे 7 और 7 से कटेगा 7 5 35 यानी 500 आया, यानी x का मान आया है 500 और y का मान आया है 50। तो बस इस तरह हमें क्या पता चला, कहता है एक बल्ले का मूल्य, x हमने बल्ला माना था ना, एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये है, ठीक है। और ऐसे ही एक गेंद का मूल्य, गेंद का जो मूल्य है वो 50 रुपये है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना।
अब करते हैं इसका कौन सा प्रश्न, ये अब करेंगे हम इसका चौथा प्रश्न। ठीक है, तो फोर्थ हम डाल देंगे इस पर। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर जो भाड़ा है वो सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 55 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा? यानी दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसके अंदर। एक तो हमें दे रखा है कि नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा ज्ञात कीजिए तथा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है। देखो इसमें क्या रखा है कि आपने अगर कोई टैक्सी किराए पर ली तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा कि आप जैसे ही आपने कोई बुकिंग करी है ना टैक्सी की, जैसे आप कहीं जाना है, आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप टैक्सी या कैब बुक करोगे। अब कैब में तो चलो कुछ नहीं है, मगर आप अगर टैक्सी मतलब कोई भी आप वाहन बुक करोगे, जैसे बस बुक किया आपने, तो वो आपसे कहेगा कि भैया मैं तो इतने दिल्ली जाने के मैं 5000 तो मेरे फिक्स है जी, और बस पेट्रोल का लूँगा जी खर्चा, पेट्रोल हर जितनी दूर चलोगे उतना पेट्रोल का खर्चा लूँगा बस। यानी मैं तो जाऊँगा ड्राइवरी करूँगा आपकी, मगर पेट्रोल का खर्चा आपसे अलग से लूँगा। मेरे जो हैं जी 3000 रुपये या फिर 5000 रुपये मेरे फिक्स हैं जी, मैं तो ये तो लूँगा ही लूँगा, और पेट्रोल का जितना बैठेगा उसका अलग से लूँगा। तो सेम यही बात है, जो उनका फिक्स चार्ज है वो उसका वो है कि 3000 रुपये कि वो फिक्स लेगा ही लेगा, उसे लेना ही है ड्राइवरी के। ठीक है, और जो पेट्रोल का चार्ज है कि मान लो 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का 1 रुपया लेता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर कितना लेगा? 10 किलोमीटर का 10 रुपये लेगा। तो सेम ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे कि माना फिक्स चार्ज, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, यानी ये 3000 रुपये इसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, और जो प्रति किलोमीटर चलने का जो भाड़ा है वो है y रुपये, यानी 1 किलोमीटर का प्रति या 1 रुपये प्रति या 1 किलोमीटर का भाड़ा 1 किलोमीटर चलने पर कर लो इसे। ठीक है, प्रति का मतलब ऐसे एक ही होता है, तो 1 किलोमीटर चलने पर जो भाड़ा है वो y रुपये है, ये कह रखा है। अब जो कह रखा है फिक्स चार्ज तो ये है, और 1 किलोमीटर चलने पर भाड़ा y रुपये है। सबसे पहले कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये दिया उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार 1। ठीक है, 10 किलोमीटर चली गाड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो नियत भाड़ा दिया होगा, यानी मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले नियत भाड़ा दिया होगा और उसमें 10 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा अलग से दिया होगा। 1 किलोमीटर का y रुपये है तो 10 किलोमीटर का 10y। ठीक है, और वो टोटल मिला कर दिया है 105 रुपये। यानी जो नियत भाड़ा है, इसे लिख के बता देता हूँ कि 10 किलोमीटर चलने पर भाड़ा बराबर है 105 रुपये। यानी इसके 10 किलोमीटर के अंदर क्या क्या है कि एक तो नियत भाड़ा है, यानी फिक्स चार्ज, नियत भाड़ा, और प्लस 10 किलोमीटर चलने का भाड़ा, इन दोनों को जोड़कर 105 रुपये दिए हैं। यानी नियत भाड़ा हमारा क्या है कि x है, और प्लस 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा, और बराबर 105। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। 10 किलोमीटर के अंदर नियत भाड़ा भी लगा और पर किलोमीटर चलने का भाड़ा भी लगा। 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का y रुपये, 10 किलोमीटर का 10y रुपये। ठीक है, और दोनों को जोड़कर जो दिया है 105 रुपये दिया है। अब ऐसी प्रश्नानुसार सेकंड, तो वो हमें कहा गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, यानी 15 किलोमीटर की बात हो रही है। अब 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। अब 15 किलोमीटर में भी फिक्स चार्ज तो है ही कि नियत भाड़ा, लिख कर बता रहा हूँ आपको, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर चलने का भाड़ा बराबर 155 रुपये है। ठीक है, अब नियत भाड़ा कितना है? x है, प्लस 15 किलोमीटर चलने का भाई 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा, और बराबर 155। बस ये हमारा सेकंड समीकरण है। अब हमें सेम वही करना है कि किसी भी एक समीकरण से दूसरे चर का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक समीकरण 1 से कहा है मैंने कि पूछा, अगर कोई डाउट रह जाए ना तो पूछ लेना। x प्लस 10y बराबर 105 है, और ये हो जाएगा कि x बराबर 105 माइनस 10y, ये हमारा थर्ड समीकरण है। ठीक है, अब इस समीकरण का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि x का मान
x का मान जिससे हमने ज्ञात किया सेलक समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 उतारेंगे पहले तो सबसे पहले तो समीकरण नंबर 2 उतारना पड़ेगा कि ये है हमारा x + 15y बराबर 155। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ x की जगह क्या रखना है कि 105 - 10y और बस ये रखना है, और प्लस 15y तो चल ही रहा है यहाँ, सिर्फ x की जगह हमें ये रखना था जो हमने थर्ड समीकरण से मान ज्ञात किया था x का, और बराबर 155। अब देखो संख्या को संख्या के पास, इसको इसके साथ सोल्व, तो 15 में से उल्टे चिन्ह घट जाएंगे, 15 में से 10 गया तो 5y बचा है बराबर 155 और माइनस 105। अब 155 में से 105 गया तो 85 बचेगा बस, तो 5y बराबर 50 बटे, या इसे इधर कर दूँ सीधा 5, ठीक है। तो यहाँ 5 काट के मैंने इधर कर दिया क्योंकि गुणा में है, तो इधर जाकर भाग में हो गया। समझ गए होंगे ना आप, समझदार हो बच्चे। तो y बराबर 5 दाम 50, 10 रुपये कर लो, चाहे अभी तो 10 ही रख लो। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लो, समीकरण जिससे कि हमें x का मान भी ज्ञात हो जाए। 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 हमारी पता है क्या थी कि x बराबर 105 - 10y थी, ये वाली समीकरण थी हमारी, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब इसमें y का मान रखना है, यानी x बराबर 105 - 10 गुणा 10। अब ये बचा है हमारा x बराबर 105 - 10 हम 100, ठीक है। और ये बचा है x बराबर हमारा है 5। तो बस हमें क्या पता चला कि x हमारा है, x बराबर 5 निकला है, और y बराबर हमारा निकला है 10। यानी जो नियत बढ़ा, अतः नियत भाड़ा जो है वो x हमने माना था 5 रुपये है, और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, यानी 1 किलोमीटर, प्रति का मतलब होता है यानी हर एक, प्रति किलोमीटर चलने का, यानी 1 किलोमीटर चलने का जो भाड़ा है वो है 10 रुपये। अब प्रश्न में हमसे कह रखा था कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल देना होगा कितना भाड़ा। भाई 25 किलोमीटर यात्रा करने पर, 25 किलोमीटर यात्रा पर दिया भाड़ा बराबर, भाई सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, एक तो आपका नियत भाड़ा हो जाएगा, उसमें नियत भाड़ा यानी उसका फिक्स चार्ज तो हो गई, नियत भाड़ा, और प्लस 25 किलोमीटर यात्रा करने पर, जब 1 किलोमीटर का 25 रुपये, 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा, ठीक है। तो नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये है, और प्लस 25 किलोमीटर चलने का भाड़ा, जब 1 किलोमीटर का 10 रुपये है तो 25 किलोमीटर का 25 दाम 250 रुपये, यानी 250 और 5 255 रुपये, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो बार बार देखो वीडियो, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। तो अब करते हैं इसका 5वां प्रश्न। तो 5वां हमें दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भाई भिन्न में क्या होता है, कोई भिन्न अगर ये लिखी है, मान लो कि मैंने आपसे कह दिया कि एक भिन्न है 2/5, ठीक है, तो ये भिन्न ही तो है। अब भिन्न में क्या क्या होता है, एक तो अंश होता है, एक हर होता है, तो बस यही तो करना है, ये अंश होता है और ये हर होता है, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे कि माना भिन्न का जो अंश है वह x है, और माना भिन्न का हर जो है वो y है। तो भिन्न क्या बन गई हमारी, भिन्न क्या हो गई, इसे लिख सकते हैं हम कि तो भिन्न बराबर x/y, अंश बटे हर। बस यही तो है कि हमने क्या करा कि भिन्न हमने मान लिया अंश और हर हमने मान लिया y, और भिन्न हमारी हो गई x/y। अब जो प्रश्नानुसार क्या रखा वो कर लो। प्रश्नानुसार 1, हमसे कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। भाई भिन्न की बात की गई है, यानी x/y में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है, वह हो जाती है 9/11 कि 9/11 हो जाती है। तो बस इसे हम कर लेंगे, ये तो हमने कर लिया इतना ही सुनते ही।
अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 11 की इसमें गुणा, यानी 11 ब्रैकेट x प्लस 2 में 11 की तो इसमें गुणा, और बराबर 9 की y प्लस 2 में y प्लस 2 में गुणा। तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। बस यही ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है, छोड़ना नहीं है। 11 कम 11x और 11 दूनी 22, 9y और 9 दूनी 18। अब पहले x वाला पद 11x, फिर y वाला पद यानी माइनस का 9y बराबर से उधर था, इधर किसका के लिए आए, और बराबर 18 प्लस का था और माइनस का 22 हो जाएगा। 18 19 20 21 22 यानी माइनस का 4 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 4, ये हमारा पहला समीकरण निकला। अब ये 4 भी हमारा माइनस का है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि 22 पड़ा है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाना रह गया था, बट हमने सही टाइम पर गलती सुधार ली। ठीक है, अब जो प्रश्नानुसार 2 कहा गया है, प्रश्नानुसार जो सेकंड हिस्सा है वो हमसे कहा गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी अंश और हर, भिन्न के अंश और हर तीनों में, यानी x दोनों में, मतलब x अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, यानी प्लस का 3 3 जोड़ दो दोनों में, तो वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी क्या, वह 5/6 हो जाती है, यानी 5/6। तो बस इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 6 की x प्लस 3 में मल्टीप्लाई और 5 की y प्लस 3 में मल्टीप्लाई। भाई जब बटे बटे वाली साइन होते हैं भाई, चिन्ह बटे बटे वाली संख्या होती है, तो उसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि किसी तरह, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 6x 6 दूनी 12 6 18 और बराबर 5y और 5 3 15, चिन्ह का याद रखना। तो पहले x वाला पद 6x, फिर माइनस y वाला पद माइनस 5y, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, और 15 प्लस का है और माइनस का 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y और 15 16 17 18 यानी माइनस का 3, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब किसी भी समीकरण से किसी भी अक्षर का मान ज्ञात कर लो, आसान रह जाएगा आपका। कि समीकरण 1 से ही कर लो, 1 से। ठीक है, ज़्यादातर एक ही लेते हैं हर कोई। कि हो जाएगा 11x और माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो 11x बराबर माइनस का 4 और प्लस 9y और बटे में हो जाएगा 11, क्योंकि मैं इधर से काट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ गुणा में है 11। ठीक है, तो यहाँ खाली x बचा है, तो x का मान ये है हमारा, ये हमारा थर्ड समीकरण हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण का मान हम किसी भी जिस समीकरण से हमने निकाला है उससे दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x का जो मान है वो समीकरण किस में रखें, 1 से निकाला तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, पहले तो 2 समीकरण उतारो, कि 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 ब्रैकेट माइनस का 4 और प्लस का 9y बटे 11 और माइनस 5y चल ही रहा है, बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। तो कटेगा तो है नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, इसकी सीधा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस, और 6 9 28 54 हो जाएगा, तो प्लस का 54y और बटे में हो जाएगा 11 और माइनस 5y इधर चल ही रहा है, बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बटे वाली संख्या है, बटे वाली नहीं है तो यहाँ 1 लगा लेंगे, एलसीएम आएगा 11, 11 से 11 को भाग करेंगे 1 पर कटेगा, 1 से 11 को भाग करेंगे 11 पर कटेगा, तो बस ये तो जो का उतर जाएगा, माइनस का 24 प्लस 54y और माइनस 11 पंजे 55y। ठीक है, और बराबर माइनस का 3 बटे 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, यहीं कहीं बाद में करोगे, अभी से ही कर लो। तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और ये उल्टे चिन्ह घट जाएंगे, तो माइनस का आएगा, देखो 54 बड़ा है 55 बड़ा है, 55 बड़ा है ना, उसका साइन आ जाएगा माइनस का। अब 55 में से 54 गए तो बचेगा क्या, y बचेगा, या फिर 1y कर लो चाहे y कर लो, और बराबर 11 3 33 हो जाएगा, माइनस का 33। ठीक है, अब ये इधर पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का y बराबर माइनस का 33 और प्लस 24, 24 और 10 34 होता है, यानी 9 बचेगा। ठीक है, तो ये 9 बचेगा, तो हम सीधा ऐसे कर सकते हैं चाहे तो, कि माइनस का y बराबर 9, वो भी माइनस का, क्योंकि 33 बड़ा है, तो माइनस से माइनस कटा, तो y का मान क्या आया, y बराबर आया है 9। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, निकलेगा 100% आंसर।
समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि समीकरण 3 क्या है कि x बराबर -4 + 9y/11 था। ठीक है, तो इसमें रखेंगे कि x बराबर -4 + 9 × 9/11। ठीक है, तो x बराबर -4 + 9 नाम 81 और 81 में से 4 गए तो बचे क्या 77, तो /11 है। ठीक है, तो x बराबर 77/11 हो जाएगा, तो 11 × 7 = 77, यानी x बराबर निकला है 7 और y बराबर निकला है हमारा 9। अब बस हमें क्या करना है, हमें भिन्न बतानी है वह, ये तो हमारा यह क्या पद निकला है, हमें अंश निकला है। अतः अंश जो हमारा 7 है और हर जो है वो 9 है, यानी भिन्न जो हमारी हो गई, भिन्न हमारी हो गई अंश बटे r, यानी x/y थी, यानी वो हमारी निकली है 7/9। बस यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? चाहे आप इसे जोड़ के देख सकते हैं, जो हमसे कहा गया है वो करके देख लो कि 7/9 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 2 जोड़ेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, तो 9/11 हो जाती है एक आधा। अब उसमें अगर 3 जोड़ दें, यानी 7/9 में अगर 3 जोड़ दें ऊपर और नीचे भी, तो 7 और 3 10 और 9 और 3 9 10 11 12 हो जाएगा, तो 2 5 10 2 6 12, तो यानी 5/6 हो जाएगा, तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह हम चेक कर सकते हैं। अब करेंगे इसका अंतिम प्रश्न यानी छठा प्रश्न। तो छठा में दिया गया कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने आफ्ताब वाला प्रश्न अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो पहले हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, तभी हम बाद की और पहले की आयु ज्ञात कर पाएंगे। अगर मैं आपसे अभी पूछूँ आपकी आयु कितनी है, आप 15 वर्ष बताओगे। अगर 15 वर्ष बताओगे तो मैं आपसे अब से पूछूँ कि आपसे 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे 12 वर्ष। भाई 3 वर्ष पूर्व, तो आप कहोगे 12 वर्ष, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप उसमें 3 जोड़ दोगे। तो यानी आपकी वर्तमान आयु आपको पता होनी चाहिए, यानी अभी की आयु पता होनी चाहिए। ये भी तो हम करेंगे ना, किसी की भी पता, अभी की आयु पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु जो है वो है x वर्ष, और जेकब के पुत्र की रखा है पुत्र जैकब पुत्र शॉर्टकट कर रहा हूँ, वर्तमान आयु उसकी भी है y वर्ष। आप तो डिटेल में कर दोगे जैकब के पुत्र की। ठीक है, वर्तमान आयु y वर्ष। अब जो प्रश्नानुसार क्या रखा है वो कर लो। प्रश्नानुसार जो पहला हिस्सा है, प्रश्न को 2 हिस्से में बांट लो कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु पहले ज्ञात कर लो। ठीक है, जैकब कितने साल का हो जाएगा अब से 5 वर्ष बाद। अगर मैं आपसे पूछूँ आपकी आयु कितनी है, 15 वर्ष है, तो अब से 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, भाई आप कहोगे 20 वर्ष। अगर आपकी अभी 15 है तो आप 5 वर्ष बाद उसमें 5 और जोड़ दोगे, 20 वर्ष हो जाएगी। तो जैकब की वर्तमान आयु x है तो उसमें 5 जोड़ेंगे, यानी x + 5 हो जाएगी, यानी इतने वर्ष उसकी 5 वर्ष बाद आयु हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही उसकी पुत्र की भी सेम ऐसी हो जाएगी, y उसमें भी 5 प्लस हो जाएंगे, दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु हमने ज्ञात कर ली है। अब जो प्रश्न में क्या रखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, यानी जो जेकब की सीधा कर रहा हूँ, जेकब की जो आयु है यानी x + 5 जो है वो उसकी पुत्री से या पुत्र की आयु से, यानी y + 5 से कितनी गुनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 3 गुणा में 3 कर लेंगे और बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व। तो बस कर लेंगे x + 5 = 3y + 15 हो जाएगा, और x का पद फिर माइनस कर दो यहाँ 3y, क्योंकि इधर लेके चले गए, और बराबर 15 - 5 हो जाएगा, यानी x - 3y बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा पहला समीकरण मान लो इसे। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्नानुसार 2 कर लेंगे, तो प्रश्नानुसार 2 भी सेम ऐसे ही होगा। प्रश्नानुसार जो सेकंड हिस्सा है, तो सेकंड हिस्से में हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व हेडिंग डाल लो। 5 वर्ष पूर्व जैकब कितनी आयु का था, जैकब जो था, यानी अभी आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी आपकी आयु, तो आप क्या करोगे, 5 माइनस करोगे, यानी 10 बताओगे। तो यानी इसकी वर्तमान आयु में से 5 माइनस कर देंगे, तो ये इसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु हो गई वर्ष। और ऐसी पुत्र की भी सेम टू सेम ऐसी ही है, 5 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान आयु उसकी y है, उसमें भी 5 माइनस कर देंगे, तो इतने वर्ष।
अब कह रखा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी, यानी जो जेकब की आयु थी 5 वर्ष पूर्व की x माइनस 5 उसकी पुत्र की आयु की यानी y माइनस 5 की 7 गुणी थी, यानी गुणा 7 हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस 7y बराबर 35, वो भी माइनस का और प्लस का 5, यानी x माइनस 7y बराबर हो जाएगा, उल्टे चिन्ह घट जाएंगे यानी माइनस का 30 आ जाएगा। और यही हमारा सेकंड समीकरण है। अब एक चर का मान दूसरे चर के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात कर लो, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से ही कर लो। तो वो क्या है हमारा x माइनस 3y बराबर 10 है। अब x बराबर 10 प्लस 3y हो जाएगा, ये हमारा थर्ड समीकरण है, ठीक है। अब इसका मान किस में रखेंगे, जिससे हमने ज्ञात किया उससे अलग समीकरण में रख दो। समीकरण 1 से ज्ञात किया तो 2 में रखेंगे, 2 में x का मान रखने पर तो बस इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 2 ही उतार लो। तो बस अब इसमें x का मान रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y और बराबर माइनस का 30। अब बस संख्या को संख्या के पास और y को y पद के साथ सॉल्व करो, उल्टे चिन्ह घट जाएंगे, 4 बचेगा, 7 में से 3 का 4 ही तो बचेगा, माइनस का 4y बराबर 30 माइनस का और माइनस का 10 हो जाएगा। अब बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4y वो भी माइनस का और बराबर माइनस का 40 और कट जाएगा। तो y का मान क्या निकलेगा, सीधा y का मान बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्या निकलेगा, ठीक है। तो बस y बराबर निकलेगा 40/4, तो 4 धाम 40, यानी y बराबर निकला है 10। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बस समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है कि x बराबर 10 प्लस 3y था, तो x बराबर हमारा क्या है कि 10 प्लस 3 गुणा 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर 40 हो गया, ठीक है। तो 40 x का मान यानी x बराबर 40 निकला है हमारा, और y बराबर निकला है 10। तो हमने x क्या माना था, हमने माना था जेकब की आयु, तो अतः जो जेकब की आयु है, जेकब की आयु है कितनी, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की है 10 वर्ष। अब जो प्रश्न के हिसाब से क्या रखा था वो आप उसी हिसाब से चेक कर लो, हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा 100%, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना, कोई भी डाउट रह जाए मन में पूछ लेना बेझिझक, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है, कहीं भी जाकर पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, सब्सक्राइब करना है, आपका ये अपना चैनल है, ठीक है। सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।